हेलो फ्रेंड्स, आर्यन कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। देखिए आपके सामने पहला सवाल है, सोनार टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। सोनार टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है? तो इसका और चार ऑप्शन है। ऑप्शन 1 रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो डी ऑप्शन है हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका सही आंसर है जो सोनार होता है वो ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पर डिपेंड होता है। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन ए से रिलेटेड क्या है कि सोनार का पहला पूरा नाम क्या है, इसका फुल नेम क्या है। तो इसका सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका पूरा नाम क्या हुआ? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, आज आइए थोड़ा सा इसका कुछ फ़ोटो से देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये एक शिप है, इसी के अंदर में एक सोनार लगा हुआ है। देखिए ये इसके अंदर में सोनार लगा हुआ है। और देखिए कि यहाँ पर एक डिवाइस होता है जो एक यहाँ पर देखिए कि एक ट्रांसमीटर ग्रुप में यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर एक है रिसीवर। ठीक है, और ट्रांसमीटर का काम होता है कि कोई भी सिग्नल को इस तरह से भेजना। देखिए ये जो सिग्नल सीधे गया इसके सी सरफेस यानी सी बेड यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ से टकराने पर यानी ज़मीन की सतह तक गया है। और टकराने के बाद यही जो वेव है आपको वापस लौटकर आ रहा है, शिप तक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो शिप जो ट्रांसमीटर से भेजा और फिर ये सरफेस से टकराकर वापस गया, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होता है। ये इसी को वेव बोला जा रहा है। तो देखिए इसी वेव के आधार पर हम लोग इसका जो गहराई है ना, इस गहराई को जिसको यहाँ पर डी डिनोट किया गया है, डी से दिखाया गया है। तो ये एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग किसी चीज़ के डेप्थ को, मतलब गहराई कितना है, समुद्र के तली कितना गहरा है, उसको हम नापने की कोशिश करते हैं। या बीच में कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका भी हम लोग इसी सोनार के मेथड से जांचने की कोशिश करते हैं वो क्या चीज़ है। देखिए एक और फोटो मेरे पास है। देखिए ये भी एक उसी तरह का है जिसमें देखिएगा कि ये है आपको ट्रांसमीटर है, और एक तरफ देखिए कि ये रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमिट करना, कोई भी सिग्नल को भेजना, और रिसीवर का काम होता है कि कोई भी सिग्नल जो आ रहा है उसको रिसीव करना। देखिए कि इस शिप के दो इंट पोजीशन पर लगा हुआ, एक है ट्रांसमीटर एक है रिसीवर। ट्रांसमीटर से क्या हुआ कि ट्रांसमिटेड पल्स है ना, यहाँ से एक वेव निकला है, जो एरो के साइन देख रहे हैं, ये जो एरो साइन डाउन की तरफ है, मतलब कि ये ट्रांसमीटर से वेव नीचे की तरफ आया, यहाँ से सी सरफेस से टकराने के बाद वो ट्रांसमीटर जो ये जो वेव है ना, जो इलेक्ट्रिकल वेव की तरह का था, ये वेव लौट कर फिर वापस रिसीवर के पास जा रहा है। तो देखिए इस तरह से जो दोनों के ही मतलब कि एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, ठीक है, तो इसके बीच का जो ये दिखा रहा है उसको डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। तो इस तरह से सोनार का इस्तेमाल हम लोग जो पानी के जहाज यानी शिप होता है उसमें हम लोग करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब पानी की गहराई कितना है उसको हम मेजरमेंट के लिए ये सोनार टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपको क्या है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अब वो एलिमेंट्स का मास नंबर तो सेम होता है, मास नंबर उसका मतलब द्रव्यमान संख्या सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है अलग अलग होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं। उसको क्या बोलेगा? आइसो बार बोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा डायग्राम में इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए आपके सामने तीन गो चीज़ है, तीन एलिमेंट है, सॉरी। पहला है आर्गन, AR से, K से पोटेशियम है, ये आपको है Ca से कैल्शियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो ये आर्गन है, ये आर्गन के नीचे 18 है,
लेकिन ये ऊपर देखिएगा कि ऊपर जो होता है वो इसका एटॉमिक वेट है, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर हम लोग मानते हैं, और ऊपर की तरफ जो होता है वो एटॉमिक वेट है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या 40 है, ये जो पोटेशियम है उसका भी द्रव्यमान संख्या यहाँ देखिए 40 है, और ये कैल्शियम का भी द्रव्यमान संख्या 40 ही है। लेकिन देखिए एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या है होता है वो आपको एक ही है। ये इसका क्या है, इसका 19, पहले इसका आर्गन का 18 था, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो इस तरह के एलिमेंट जिसमें मास नंबर एक हो, मतलब कि द्रव्यमान संख्या एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो इन सारे चीज़ों को हम बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोबार। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आइसोबार। किसी भी एलिमेंट में मान लीजिए कि कोई एक्स एलिमेंट है तो उसके नीचे की तरफ जो होता है वो एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, यानी कि मास नंबर होता है। जैसे यहाँ देखिएगा कि आर्गन देख रहे हैं, आर्गन में नीचे की तरफ जो 18 लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। जैसे इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, आर्गन है, ER से इसको डिनोट कर देते हैं, इसका सिंबल है 18 जो लिखा गया है, 18 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और 14 नंबर जो है यानी कि 40 नंबर लिखा गया, 14 नंबर इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर इस तरह से जो लिखा रहता है तो वो क्या है कि ये ऊपर की तरफ होता है वो एटॉमिक वेट है, और नीचे की तरफ जो रहता है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के पहली क्या है स्पीकर कौन थे, तो महिला है ना, फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। डी है पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन मीरा कुमार, सी ऑप्शन सुशील कुमार, और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो देखिए इसका सही आंसर है, आपको पता होगा कि हमारी जो लोकसभा की पहली महिला जो स्पीकर के रूप में थी वो ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार थे। ठीक है, तो मीरा कुमार थे, अभी भी हैं। ठीक है, अब अभी प्रेजेंट में ये हमारे लोकसभा स्पीकर नहीं हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही थी हमारी पहली लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ goods which are scarce and limited in supply are called, है ना, ऐसा और वो सभी सामान जो स्केर्स मतलब कि कमी हो, एंड लिमिटेड मतलब कि मार्केट में बहुत कमी हो और वो कम ही सोर्स में कम ही मात्रा में हो, उपलब्ध हो, इन सारे सामानों को क्या बोले, इन सारे गुड्स मतलब इन सारे वस्तुओं को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, तो इन सारे गुड्स को ना लग्जरी गुड्स नहीं कहेंगे, नहीं एक्सपेंसिव गुड कहेंगे, और नहीं कहेंगे कैपिटल गुड्स। इसका सही आंसर होना चाहिए इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसे अटैच किया गया है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त 1, एंड फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए इसका समुद्रगुप्त है ना, इसका समुद्रगुप्त को ही टाइटल दिया गया था इंडियन नेपोलियन का। यहाँ इनका एक फ़ोटो देखते हैं हम लोग, ये देखिए समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। देखिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। ये जो गुप्त डायनेस्टी है मतलब इसका जो वंश था श्रीगुप्त द्वारा बसाया गया था, मतलब कि बनाया गया था, स्थापित किया गया। गुप्ता पीरियड को क्या जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किससे भी कहा जाता है। और ये याद करिएगा कि गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है, तो गुप्ता पीरियड को ही हम लोग गोल्डन पीरियड भी के नाम से जानते हैं। तो समुद्रगुप्त बाद द सन ऑफ चंद्रगुप्त 1, इनके बारे में याद रखिए, चंद्रगुप्त 1 के ये थे। एंड द लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। देखिए समुद्रगुप्त ड्यू टू हिज मिलिट्री, सॉरी यहाँ पर ड्यू टू लिखा हुआ,
इसको ई ही मान लीजिएगा। ड्यू टू हिज मिलिट्री कैपेबिलिटी वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, मतलब इनके पास क्या है, मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण समुद्रगुप्त को एक तरह का इंडियन नेपोलियन के नाम से एक उपाधि दिया गया था, मतलब टाइटल दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लंबी नदी कौन है, सॉरी लॉन्गेस्ट लेक, लेक मीन्स झील, सबसे लंबी झील कौन सा है। ऑप्शन ए पेंगोंग लेक, बी ऑप्शन है सांभर लेक, सी ऑप्शन है पंपा सरोवर और डी ऑप्शन है आपको बेम्बानंड लेक। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपको डी नंबर में, 6 का डी है, ठीक है, बेम्बानंड लेक, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा केरला का एक मैप है। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपको पूरी तरफ से जो पानी जैसा झील दिया है, लेक दिया है, यहाँ लिखा हुआ ध्यान से देखें बेम्बानंड क्या है, वेटलैंड है, यही पूरा लेक है। तो इस तरह से देखें पूरा केरला में किस तरह से फैला हुआ है। आइए देखते हैं। हाँ, आगे देखिएगा, थोड़ा ये सब याद रखिएगा। जो पेंगोंग लेक है, जो अभी हाल में ही बहुत न्यूज में रहा था, ठीक है, भारत और चाइना के विवाद के कारण, तो ये आपको लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर के रीजन में ही आपको ये सब पड़ जाता था। सांभर लेक है आपको अजमेर जो राजस्थान में है। पंपा सरोवर जो कोप्पल है ये आपको कर्नाटका में है। बेम्बानंद लेक है जो आपको केरला में है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन से, इतिहास से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ द, एक क्वेश्चन का हिंदी समझ लीजिए। 1917 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह का मूवमेंट उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पर, तो वो किए थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो अभी प्रेजेंट कहाँ है, वो गुजरात में है। अब इसका आंसर क्या क्वेश्चन है कि किनके सपोर्ट में किया गया है ना, किस लिए ये मतलब सत्याग्रह किया गया था, हुआ था कहाँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका कि ऑप्शन नंबर बी पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब यहाँ है किसान, हु वेयर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेग एपिडेमिक। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो किसान लोग थे उन्हीं लोगों के समर्थन में गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने पीजेंट मतलब किसानों के सपोर्ट में इस तरह का सत्याग्रह उन्होंने किया था। यहाँ रीजन बताया गया है कि उनका जो क्रॉप था, मतलब कि जो फसल था वो सही ढंग से ग्रो नहीं किया था, नहीं पैदावार ठीक हुआ था। दूसरा बड़ा कारण था ये कि वहाँ पर प्लेग एपिडेमिक भी फैल गया था, जिसके कारण जो मतलब कि किसानों का हालत बहुत ख़राब हो गया था। अब वो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। आपको पता होगा कि ब्रिटिश लोग हमसे बहुत अच्छे खासी टैक्स लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राजस्व। लेकिन जब सिचुएशन ख़राब हो जाता था, जैसा क्रॉप फेल्योर हो गया, चाहे तो किसी तरह का महामारी हो गया, तो इसमें भी कोई छूट नहीं देते थे। तो इससे बहुत ही लोगों को दिक्कत होता था, ठीक है। तो इनके समर्थन में ही महात्मा गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया कि किसानों के समर्थन में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने इस तरह का सत्याग्रह मूवमेंट किए थे। आइए देखते हैं आगे। देखिए आज ये देखिए, ये जो मैप है आपको, ये गुजरात का मैप है। आप इसको में खेड़ा खोजिए जहाँ कहाँ पर है, तो खेड़ा आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको। देखिए ये इसको ध्यान से देखिए, ये आपको खेड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ठीक है। ये गुजरात का मैप है, आप ध्यान रखिए इसको। अब थोड़ा सा इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में खेड़ा आपको कहाँ पर पड़ेगा। तो आपको पता है कि स्टेट हमारा कौन सा है, गुजरात। अब गुजरात स्टेट में है ही, यहाँ पर वो क्या था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो याद रखिएगा खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में मतलब कि जो फसल ठीक से न हुआ था और प्लेग एपिडेमिक फैल गया था, उसके समर्थन में ही मतलब कि किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी समर्थन दिए थे, सत्याग्रह मूवमेंट किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच हैव द अल्टीमेट ऑथोरिटी टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। मतलब कि ये है कि टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी,
मतलब वो कौन सा ऐसा मतलब कि अल्टीमेट अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब वो किनके पास ऐसा अधिकार है कि वो इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करना मतलब यहाँ पर घोषित करना, ठीक ना। तो कौन सा वो जिनके पास शक्ति है कि वो देश में इमरजेंसी को घोषित कर सकें। तो ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और डी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल हमारे जो माननीय जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकें। देखते हैं आगे। देखिए इनसे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन emergency only on the basis of a written request by the cabinet headed by the prime minister। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, उन्हीं मिनिस्टर और जिसमें प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हेड हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वो यदि रिकमेंड कर दे हमारे प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगा दिया जाए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुछ इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 372 है। प्रेसिडेंट यदि रूल लगाना है तो आर्टिकल 356 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए हम लोग लगाएंगे आर्टिकल 360, ठीक है। आगे की तरफ थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए आज का 9 नंबर क्वेश्चन है आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, है ना, किस समय के बारे में पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कब लॉन्च किया गया है, मतलब कि कब मतलब कि लागू किया गया था। एक्चुअल में क्या है कि टाइगर की संख्या बहुत घट रहा था और इनके समर्थन में ही मतलब इनको बचाने का ही एक प्रयास किया गया था। उसी के प्रयास में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1973 ये सब शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो 1973 में शुरू किया गया था। इसका यह उद्देश्य था कि जो बाघों की संख्या हो, टाइगर की जो संख्या है उसकी संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि यह हमारे इकोसिस्टम के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके जुड़ा कुछ तथ्य के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेटिव प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। ये अप्रैल याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली सिर्फ 1973 को याद करिएगा। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज टेन्योर। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी, माने कि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के समय में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब, 1973 में, अप्रैल 1973। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें बाघों की संख्या बढ़ाई जाए और जिससे हमारा जो पर्यावरण है और सुरक्षित हो। आपको पता होगा कि यदि बाघों की संख्या ख़त्म हो जाए तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें क्या है कि फूड चेन, इस तरह का जो बंधन है, जो संबंध है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे इकोसिस्टम में सही से बात है कि बहुत सा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें टाइगर को बचाने का, उसको ग्रोथ के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके बारे में वहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कहा गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1973। 1973 में ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें क्या है कि वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर्स इन रिसेंट टाइम्स, ये बहुत ही सक्सेस भी किया है। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है, टाइगर की संख्या को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी संख्या को बढ़ाया जाए जिससे हमारा इकोसिस्टम और बढ़िया से हो सके। देखिएगा आज का 10th नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर है क्या भाई, तो इसको पहले देख लेते हैं कि ए मॉडिफायर की इज अ की दैट मॉडिफाइज the action of another key when two keys are pressed together।
कॉमन मॉडिफाइड कीज इंक्लूड शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, कमांड, ऑप्शन एंड फंक्शन। जैसे 2 की आप एक साथ प्रेस कीजिएगा तो वो आपको कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स देगा। जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल और ए को यदि आप सिलेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका टेस्ट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अधिक जो टेस्ट सेलेक्ट हो गया उसके बाद आप कंट्रोल+C दाबते हैं तो वही टेस्ट आपको कॉपी हो जाएगा। और फिर जब कॉपी होगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+V, ये शॉर्ट की है, ठीक है ना, इसको हॉट की भी बोलते हैं। इसको जब प्रेस कीजिएगा तो हमको क्या हो जाएगा, कोई भी टेस्ट आपको पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल+A करेंगे तो हमको सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। टू सिलेक्ट टेस्ट मतलब कि कोई भी शब्द को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A दाबिएगा, प्रेस कीजिए तो आपको वो टेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, पहला बात है। दूसरा कंट्रोल+C यहाँ पे दाबेंगे तो ये कॉपी हो गया, और फिर कंट्रोल+V इसको प्रेस करेंगे तो ये हमको क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इसको देखते हैं इसका सही आंसर क्या था। तो ये देखिए कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, ये सारा ऑप्शन क्या होता है, एक तरह का क्या है, मॉडिफाइड की तरह ही है। कंट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल भी, ऑल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे क्या है, सही आंसर है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तरह का वीडियो के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। अगले वीडियो तक आप हमसे जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सपोर्ट मिले आपको, है, हमें को भी सपोर्ट मिले। और इस तरह का नया नया वीडियो हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड हम बनाते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।